हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन। तो हम सीसेट के पेपर 3 इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट के सैम्पल पेपर 1 को आज अटेम्प्ट करेंगे। ये हमारी मैराथन का पार्ट है। सी एस निंजा ऐप पर आपको ये कोर्स अवेलेबल है जहाँ पे सारे के सारे यूनिट को कवर किया गया है। पेपर 3, पेपर 1, 2 एंड 4 को भी कवर किया गया है फॉर सी सेट एग्जाम। यू कैन गो देयर एंड हैव good conceptual clarity in detail understanding of all the topics. For now, we will be doing the sample paper here in this lecture, in this video. Why? Because अगर आप हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स नहीं हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि पहले ये हमारा पार्ट ऑफ सिलेबस था ही नहीं, तो वी हैव सैम्पल पेपर्स एंड वी विल ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल ऑफ द क्वेश्चंस हेयर इन दिस वीडियो इटसेल्फ। और हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सैम्पल नंबर 2 भी लेकर के आएंगे, सैम्पल पेपर 2, सो दैट आपके जो भी कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएं। अगर आप सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अटेम्प्ट कर लेते हैं, यू आर हाफ वे देयर इन योर प्रिपरेशन। ठीक है जी, सो लेट्स आपको लेकर के चलते हैं, लेट्स गो विद दैट एंड हम स्टडी करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट कहता है, एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स दैट अ कंपनी में इशू फॉर द पर्पस ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल, हाईलाइट द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ ईच। ठीक है जी, अब ये क्या बात कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं शेयर्स एंड डिबेंचर्स के बारे में बताओ और इनके जो डिफरेंशिएशन है इनके बारे में, कि ये कितने टाइप के होते हैं और इन दोनों का डिफरेंशिएशन क्या है वो मुझे बताओ, इनके टाइप्स को बताओ। ठीक है जी, दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग। लेट्स सी, ये चैप्टर नंबर 4 इंडियन फाइनेंशियल मार्केट का ये क्वेश्चन है स्टूडेंट। इसके अंदर शेयर्स एंड डिबेंचर्स की बात करी गई है। शेयर एंड डिबेंचर्स जो होते हैं, दे आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स that circulate in the market to mobilize your money, your savings। ठीक है जी, उसके लिए शेयर्स एंड डिबेंचर्स को यूज किया जाता है। यहाँ पे उन्होंने लिखा है मैं इशू फॉर द पर्पस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल। तो इशू ही इसलिए किया जाता है हम फंड्स को इधर से उधर कर सकें, हम फंड्स को इस तरीके से यूज कर सके, जो मनी मार्केट में फ्लो कर रही है हम उसको इस तरीके से यूज कर सके कि हम उसे प्रॉफिट्स लेकर के आ सके। ठीक है जी, अब मैम ये ऊपर से चला गया, थोड़ा सा समझाइए। देखिए, एक मार्केट होती है, जैसे कि अगर मैं आज एक मार्केट में जाऊं तो मुझे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें मिलेंगी। कहीं पे ग्रोसरी मिलेगी, कहीं पे फुटवियर्स मिलेंगे, कहीं पे क्लोथ्स मिलेंगे। तो ये डिफरेंट चीजें जो हैं, वैसे ही फाइनेंस की मार्केट में इनको हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। और उस मार्केट को जहाँ पे एक सेलर और बायर इन द फाइनेंशियल मार्केट, एक सेवर और बोरोअर मिलते हैं, उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में जो अलग अलग टाइप की चीजें हमें मिलती हैं जिनसे हम अपना प्रॉफिट रेज कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है जी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स टाइप्स के, वेरियस टाइप्स के होते हैं, जिसमें से दो टाइप्स हैं, शेयर्स और डिबेंचर्स। और कौन से होते हैं, म्यूचुअल फंड्स, हेज फंड्स। दीज आर आल्सो टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ओनली। शेयर्स एंड डिबेंचर्स मेनली हम बात करते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कंपनी, जो कंपनी क्रिएट कर सकती है, रेज कर सकती है, इशू कर सकती है। शेयर क्या होता है, सबसे पहले हम वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मेरी एक कंपनी है, मेरी कंपनी जो है वो है 100 रुपए की। मेरी कंपनी जो है वो है 100 रुपए की, और मैंने कहा कि मैं इसमें से 50 यूनिट निकाल रही हूँ। मैं इसमें से 50 यूनिट निकाल रही हूँ, और हर यूनिट जो है वो 1 रुपए की है। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 रुपी। सो whoever विल बाय जितनी भी यूनिट्स, वो उतना परसेंट मेरी कंपनी में ओनरशिप गेन कर लेगा। तो अगर आपने इसमें 20 यूनिट ले ली, यानी कि 20 रुपए अपने अगर कंपनी पे लगा दिए, तो आप 20% ओनर बन जाएंगे मेरी कंपनी के अंदर। समझिए ये, समझे आप इस बात को। तो इस तरीके से शेयर्स जो हैं वो आपको एक कैपिटल ऑफ कंपनी में ओनर बनाती है। That is what share is. It is a unit of ownership in a company's capital. कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाएगी, जो भी एसेट्स रेस करेगी, उसमें भी आपका क्लेम बनता है। Am I clear or am I clear? This is what a share is. अब बात करते हैं डिबेंचर क्या होता है। डिबेंचर, अब जब
हमने बोला शेयर, शेयर का मतलब है आप ओनर बन गए कंपनी के कैपिटल के अंदर, लेकिन डिबेंचर का काम बिल्कुल उल्टा होता है। आपको ओनरशिप नहीं देता, वो आपके ऊपर ही आपको ही लायबल ठहरा देगा। कैसे? कंपनी का लेंडर क्रेडिटर फॉर्म में जो चीज़ इश्यू होती है उसको हम कहते हैं डिबेंचर। अब कंपनी को लोन चाहिए तो कंपनी ने डिबेंचर निकाल दिया कि जो जो हमें लोन देगा वो हमारा डिबेंचर बन जाएगा। डिबेंचर का वर्ड कहीं कहीं आपको रेजोनेट टू डेट कर रहा है, टू डेट कर रहा है ना, तो दैट इज व्हाट डिबेंचर इज। व्हेन यू सॉरी व्हेन कंपनी क्रिएट्स डेट के लिए एक यूनिट क्रिएट करता है, रिटर्न इंस्ट्रूमेंट क्रिएट करता है, तो उसको हम डिबेंचर कहते हैं। अ डिबेंचर इज अ रिटन इंस्ट्रूमेंट acknowledging a debt taken by a company under which it promises to pay a fixed rate of interest. Promises to pay a fixed rate of interest at regular intervals and repay the principal amount after a specific period. ठीक है जी, इसी को हम कहते हैं डिबेंचर। कि आपने बोला कि हम आपसे डेट ले रहे हैं और हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पर आपको रेगुलर इंटरवल्स पे इंटरेस्ट देते रहेंगे, और आफ्टर अ वाइल जो हमारी डेट फिक्स्ड है स्पेसिफाइड पीरियड के बाद आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी दे देंगे। उसको हम बोलते हैं डिबेंचर। ठीक है जी। अब आता है इनके टाइप्स क्या है मैम, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ शेयर्स इन डिबेंचर। शेयर्स आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है जी, शेयर्स आर ऑफ टू टाइप्स एंड डिबेंचर्स आर ऑफ फाइव टाइप्स। लेट्स स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ शेयर्स। देखिए, दो टाइप्स के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंशियल शेयर्स। इक्विटी शेयर जो होते हैं ना, उसके अंदर ना, अब ये क्या है ना, ये शेयर्स दोनों में अपनी अपनी क्वालिटीज हैं। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड कम्स विद इट प्रॉज एंड कॉन्स। इन द सेम वे शेयर्स के टाइप भी अपने प्रॉज एंड कॉन्स के साथ आती है। जिसके पास इक्विटी शेयर है उसके पास वोटिंग राइट्स अवेलेबल है, वेयर आज जिसके पास प्रेफरेंशियल राइट है उसके पास वोटिंग राइट्स अवेलेबल नहीं होते। तो जो की मैनेजरियल वर्क्स हैं, जो भी चीजें हैं, उसमें कौन ज्यादा रोल प्ले कर पाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर, ना कि अ प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर। लेकिन प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर के पास क्या फायदा है कि जब भी कोई इंटरेस्ट आएगा, जब भी कोई एसेट बन रहा है, प्रॉफिट बन रहा है, तो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को दी जाएगी प्रेफरेंस। एज द टर्म itself denotes, क्लियरली प्रेफरेंस मिलेगी, वेयर एज इक्विटी शेयर होल्डर को प्रेफरेंस नहीं मिलती, उसको रेजिडुअल मिलता है, बचा कुचा। जब सबका हो जाएगा, जब एक प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर का काम खत्म हो जाएगा, उसको शेयर दे दिया, जब डिबेंचर होल्डर को दे दिया, उसके बाद आता है इक्विटी शेयर होल्डर का प्रॉफिट पर क्लेम। दैट इज द डिफरेंस। आप मॉड्यूल में देखेंगे, आप हमारी बुक्स में देखेंगे, बहुत डिटेल में इनके बारे में बात करी हुई है, लेकिन यहाँ पे हमें इसको 5 मार्क्स के हिसाब से कवर करना है। वी कैन नॉट go with all the points over here because we have to cover all the points of types of debentures and shares also, right? तो हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे लेकिन कवर सारा कुछ करेंगे, मेन पॉइंट्स को। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या बोला, वोटिंग राइट्स आर देयर, वेयर एज प्रेफरेंशियल शेयर में वोटिंग राइट्स आर नॉट देयर। फिर उसके बाद डिविडेंड इज वेरिएबल एंड डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट एंड ओनर, एंड यहाँ पर क्या है, प्रायोरिटी ओवर द डिविडेंड एंड रीपेमेंट। फिर उसके बाद क्या चीज होती है डिफरेंस, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास रिस्क ज्यादा है लेकिन प्रॉफिट्स भी अर्न करने का ज्यादा होगा क्योंकि वो ज्यादा देर तक रह रहे हैं विद द कंपनी। प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर ने तो अपना उठाया प्रॉफिट और वो भग लिया, ठीक है। वेयर एज इक्विटी शेयर होल्डर का जो शेयर है वो जब तक कंपनी है तब तक रहता है, और उसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, हायर रिटर्न्स को इंजॉय कर सकते हैं। ओनर्स बियर मैक्सिमम रिस्क बट इंजॉय हायर रिटर्न्स, वेयर एज प्रेफरेंशियल शेयर्स का डिविडेंड तो फिक्स है जी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। अब आता है टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। बहुत सारे डिबेंचर्स हैं, सबका अपना अपना रोल है। कोई वाइंडिंग ऑफ द कंपनी का भी काम कर सकता है, कोई कन्वर्जन ऑफ themselves इन इक्विटी शेयर्स कर जाएगा
कि हम लेंडर थे, हम क्रेडिटर थे, लेकिन अब हम ओनर बनना चाहते हैं। ठीक है जी, ऐसे भी तो होता ही है ना कि कोई आपका क्रेडिटर था लेकिन अब वो आपका प्रॉपर्टी का ओनर बन गया। क्यों? क्योंकि आपने इंटरेस्ट नहीं दिया। ला बहुत बार ऐसे होता है ना कि आपने मॉर्टगेज कर दिया किसी चीज़ को, तो वो कहते हैं कि अब आप पेमेंट नहीं कर पा रहे, अब हम द रियल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी बन जाएँगे। उसी तरीके से डिबेंचर भी भाँति-भाँति के होते हैं। लेट्स सी। सिक्योर्ड डिबेंचर्स दे आर बैक्ड बाय कंपनीज़ एसेट्स। कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं, अगर आपने कंपनी को फ़ेल कर दिया, कंपनी ने फ़ेल कर दिया आपके डिबेंचर को, आपको पेमेंट करने में, तो हम आपके इन एसेट्स में से उसको रिकवर कर सकते हैं। किसी ने लेंड किए पैसे कंपनी को, कंपनी कह रही है अब हम पैसे नहीं दे सकते, आपकी मशीनरी दो, हम आपकी मशीनरी को बेच करके अपना पेमेंट ले लेंगे। ठीक है जी, आपका जो लैंड है उसको मॉर्टगेज करके हम पेमेंट ले लेंगे। तो जब ऐसे टाइप के डिबेंचर्स को हम बोलते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर्स। ठीक है जी स्टूडेंट्स, एम आई क्लियर और एम आई क्लियर टू यू? फिर आता है अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, दे आर नॉट बैक्ड बाय द कंपनीज एसेट्स। आप सिर्फ कंपनी के ट्रस्ट पे रिलाई कर रहे हो, यू आर रिलाइंग ऑन द कंपनीज ट्रस्ट, तो रिस्क हायर है, क्योंकि ट्रस्ट, वादा तो कभी भी टूट सकता है ना, भरोसा तो तोड़ने के लिए बना है। दे से इन द मार्केट, सो कंपनी कैन ऑल्सो ब्रेक योर ट्रस्ट, सो इट द रिस्क बिकम्स हायर ओवर हेयर। दैट इज वाई इट इज सेड कि सब कुछ रिटर्न में होना चाहिए। ठीक है जी, आपके पास सॉलिड प्रूफ्स होने चाहिए सो दैट आप अपने आप को बचा सको फ्रॉम द रिस्क। फिर आता है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो मैंने आपको बात करी कि शेयर्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे आफ्टर अ सर्टेन टाइम्स। तो आपका जो डिबेंचर था, जो आपका डिबेंचर होल्डर था, जो आपका लेंडर था, वो इंस्टेड ऑफ लेंडर बन जाएगा आपका शेयर होल्डर। वो आपका बन जाएगा शेयर होल्डर। दैट काइंड ऑफ डिबेंचर्स आर कॉल्ड कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। फिर आता है नॉन कन्वर्टेबल, जो नहीं हो सकते। सिंपल इज दैट। देखिए, इनको याद करना कितना ईजी है। अगर आपने सिक्योर डिबेंचर याद कर लिया, अनसिक्योर्ड ऑटोमेटिकली, क्योंकि यू हैव टू जस्ट राइट ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू रोट इन द सिक्योर डिबेंचर। सेम वे कन्वर्टेबल याद है तो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर आता है रिडीमेबल डिबेंचर्स। दीज आर रीपेड बाय द कंपनी आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। इन्वेस्टर्स गेट बैक देयर ओरिजिनल अमाउंट ऑन द मेच्योरिटी। रिडीमेबल। अब कंक्लूजन क्या है कि शेयर्स ओनरशिप दिखाते हैं जैसे कि मैंने बताया, लेकिन डिबेंचर्स इंडिकेट द क्रेडिटरशिप। दे बिकम्स योर क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। शेयर्स गिव वेरिएबल रिटर्न्स whereas debentures provide fixed income with the lower risk। फिक्स्ड इनकम कैसे? आपके पास अगर आपको लॉन्ग टर्म रेस करना है तो आप क्या लेंगे? डिबेंचर लेंगे ना, या फिर आप इक्विटी शेयर लेंगे। इनका क्वेश्चन क्या था कि अगर लॉन्ग टर्म फंड रेज करने हैं तो हम कौन सा पर्पस फुलफिल करेगा? शेयर्स या डिबेंचर्स? शेयर्स में इक्विटी शेयर फुलफिल कर रहा है और डिबेंचर्स तो कर ही रहा है क्योंकि वो तो लॉन्ग टर्म के लिए लोन लिया जाता है। तो दैट इज द क्वालिटीज ऑफ दीज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। अगर आपको कुछ भी चीज़ की और डिटेल क्लैरिटी चाहिए तो यू कैन गो टू सी एस निंजा ऐप। आप वहाँ पर कोर्स को डाउनलोड करके, कोर्स को परचेज करके यू कैन स्टडी मोर। वी हैव गिवन फुल ऑन क्लैरिटी ऑन एवरी टॉपिक इन दैट कोर्स फॉर यू। ठीक है जी, वी हैव मेड इट स्पेशली फॉर यू स्टूडेंट्स, सो आप उसको अवेल कर सकते हैं। दैट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी दैट यू शुड अवेल। लेट्स स्टार्ट विद सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन का बी, what is meant by foreign investment? Explain various types of foreign investments made in India. Support your answer with suitable examples. Students, 1991 के अंदर आया रिफॉर्म, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। हमने कहा हम अपने देश तक सीमित क्यों रहें, हम बाहर निकलेंगे, हम लोगों को ग्लोबल लेवल पे, हम ग्लोबल लेवल पे लोगों के साथ compete करेंगे, राइट? We are not a single entity. There are multiple countries over there in the world. So we should not only compete within India, right? Intra Indian, intra country नहीं, हम इंटर कंट्री compete करेंगे।
उसके लिए ही आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। हमारी मम्मी बोलती है ना, बाहर जाओ ताकि लोगों से सीखो व्हाट अदर पीपल आर डूइंग। वी से ना, गो गो आउट, सी, एक्सप्लोर व्हाट पीपल आर डूइंग ओवर अराउंड, है ना। तो उसी तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी वही एक्सप्लोरेशन का पार्ट है कि आप सिर्फ अपनी ही लोगों से इन्वेस्टमेंट्स ना करवाते हुए बाहर के लोगों से भी इन्वेस्टमेंट करवाएं विद इन योर कंट्री, फॉर देयर ऑल्सो बेनिफिट एंड योर ऑल्सो बेनिफिट। ठीक है, फायदा तो दोनों का होना चाहिए ना स्टूडेंट्स। तो वैसे ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट का काम होता है। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो एक इंडिविजुअल भी कर सकता है, एक फॉरेन कंपनी भी कर सकती है और गवर्नमेंट भी कर सकती है। मैम अभी भी समझ में नहीं आया कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है। देखिए, आप कंपनी बना रहे हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योर क्या होता है। आपने आइडिया लेकर के आए, यू हैव ऑल द थिंग्स प्लान, आपने एम्प्लॉयज भी हायर कर लिए, लेकिन उन हायर्ड एम्प्लॉयज को पैसे कैसे देंगे? आपको लैंड लेना है, मशीनरी लेनी है, आपको टेक्नोलॉजी बाय करनी है लेटेस्ट। फॉर दैट यू नीड सम फंड्स। अब आपके पास जरूरी थोड़ी है कि इतने सारे फंड्स अवेलेबल हों, क्योंकि आप तो स्टार्ट कर रहे हो ना, यू आर हैविंग अ स्टार्टअप। तो आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, आपको फंड्स चाहिए होंगे। तो जब आप फॉरेन इंडिविजुअल्स, फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन कंपनीज को बोलते हो, अट्रैक्ट करते हो कि आप हमारे इन्वेस्टमेंट करो कंपनी के अंदर, जो मैंने आइडिया प्रोमुलेट किया है उसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करो, तो उसको हम कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट refers to the idea refers to the investment made by individuals, companies, or governments of one country into business activities or assets of another country to earn the returns। अब वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा काम चालू होगा, लेकिन उनका क्या फायदा है? उनको रिटर्न्स मिलेंगी। जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर उनको भी तो रिटर्न्स मिलेंगी ना। ये थोड़ी उन्होंने पैसे लगा दे कि ओ इंडिया तो बहुत अच्छा है, हम पैसे लगा देते हैं। इट डज नॉट वर्क दैट वे, राइट? अब बहुत टाइप की फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स होती हैं स्टूडेंट्स। देयर आर 4 टाइप ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट दैट कैन बी डन। लेट्स सी इन इंडिया। फर्स्ट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब कोई भी फॉरेन इन्वेस्ट एंटिटी डायरेक्टली किसी इंडियन कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रही है और वो कह रही है कि मेरा कंट्रोल होगा, सिग्निफिकेंट ओनरशिप होगी। ठीक है जी, आप देखते हैं ना बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो सेमी गवर्नमेंट होती हैं। वो कैसे होती हैं? क्योंकि गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है। उसी तरीके से हम बोलते हैं कि ये तो यूएस बेस्ड कंट्री, यूएस बेस्ड कंपनी है। ठीक है, ऐसे ही हमारी, अगर हमने यहाँ की कोई कंपनी है, इंडिया बेस्ड कंपनी है लेकिन यूएस में भी चल रही है, क्यों? क्योंकि उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो उनकी ओनरशिप आ जाएगी, उन्होंने डायरेक्टली कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है। उसको हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। वॉलमार्ट इन्वेस्टिंग इन फ्लिपकार्ट इज योर एग्जाम्पल। इन्होंने बोला है सूटेबल एग्जाम्पल दिए, हमने एक एग्जाम्पल दिए वॉलमार्ट। आपने जिन्होंने भी जो बाहर की वेब सीरीज देखते हैं, फॉरेन वेब सीरीज देखते हैं अमेरिकन, दे नो वॉलमार्ट इज अ काइंड ऑफ सुपरमार्केट। फ्लिपकार्ट क्या है? हमारा ई कॉमर्स है। तो इन दोनों ने कॉम्बाइन किया, उन्होंने इन्वेस्ट किया फ्लिपकार्ट के अंदर, एंड हमारे पास क्या आया? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फिर आता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। देखिए, इन दोनों को मैं आपको साथ में समझाती हूँ, क्योंकि मैंने आपसे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात करी कि शेयर्स एंड डिबेंचर्स होते हैं, हेज फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं। इन दोनों के अंदर ना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करी गई है, लेकिन फिर इनको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स में क्यों लिखा गया? एक को फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहा गया, एक को फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहा गया, क्योंकि यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की बात नहीं हो रही है, इंस्ट्रूमेंट्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स की बात हो रही है। ठीक है जी। द काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स की बात हो रही है, इसलिए इनको दो अलग अलग चीजों के अंदर लिखा गया। और वैसे भी एफ आई आई जो है वो सबस्यूम हो गया है, सबमर्ज हो गया है इनटू एफ पी आई। ठीक है, लेकिन फिर भी हम उसको समझने के लिए हम इनको दो सब कैटेगरीज के अंदर पढ़ते हैं। लेट्स सी, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज द इन्वेस्टमेंट मेड इन फाइनेंशियल एसेट्स लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स ऑफ इंडियन कंपनी। जब फॉरेन के लोग आकर के कहते हैं कि हमें
ओनरशिप चाहिए और वो शेयर्स में, बॉन्ड्स में ऑफ इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो हम उसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं. Investors do not get control, they only get the return from that share that they have issued, the share they have bought. ठीक है जी. एग्जाम्पल, फॉरेन इन्वेस्टर बाइंग शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, उन्होंने शेयर्स खरीदे तो उनको क्या मिलेगा? जब भी प्रॉफिट होगा दे विल गेट द रिटर्न फ्रॉम दैट शेयर. Foreign institutional investment, point number 3, FII. Investments made by large institutions such as mutual funds, pension funds, insurance companies. बहुत सारी चीजें हैं. जब ये लार्ज इंस्टीट्यूशंस, यहाँ बात हुई थी एसेट्स की, यहाँ हो रही इंस्टीट्यूशंस जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम उसको कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इंस्ट्रूमेंट्स इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है जी. इसका एग्जांपल है ब्लैक रॉक इन्वेस्टिंग इन इंडियन इक्विटीज. अब अगर मैं इसके एग्जांपल की डिटेल में चली जाऊंगी तो मैराथन हमारा यहीं पे पूरा हो जाएगा. सो आपको सिर्फ ये एग्जांपल को याद रखना है. पॉइंट नंबर 4, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, ईसीबी क्या होता है? लोन्स टेकन बाय इंडियन कंपनीज फ्रॉम फॉरेन लेंडर्स. जब आप बाहर के फॉरेन लेंडर से क्या ले रहे हैं? लोन्स ले रहे हैं. ठीक है जी. यूज फॉर एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट, ऑब्वियसली. एग्जाम्पल, टाटा मोटर्स रेजिंग फंड्स थ्रू फॉरेन लोन्स. ठीक है जी. कंक्लूजन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हेल्प्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया. हमें पता है हम डेवलपिंग कंट्रीज हैं. अगर कोई डेवलप्ड कंट्री हमारे में इन्वेस्ट कर रही है तो वो कहेगी कि भाई मैनेजमेंट मेरे हिसाब से हो. अब अगर वो मैनेजमेंट अपने हिसाब से करेगी तो वो क्या करेगी? अपनी हाई फाई टेक्नोलॉजी भी लेकर के आएगी. राइट. वो कहेगी हमारे भी थोड़े से एम्प्लॉयज हुए ताकि तुम्हारा पूरा कंट्रोल ना हो. उनकी जनरेशन भी होएगी और हमारी भी जनरेशन होएगी. क्यों? जब ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, कंपनी के पास फंड्स हैं हायर करने के लिए एम्प्लॉयज, तो वो एम्प्लॉयज हायर करेगी. बट ऑब्वियस है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होएगी. फिर उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ तो होएगी ना, बिकॉज आप पैसा जनरेट कर रहे हो, आपने पैसा लिया फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टर से. अब आप उससे प्रॉफिट रेज कर रहे हो, तो प्रॉफिट रेज हो रहा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी. ठीक है जी. फिर आता है डिफाइन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्वेश्चन 1.3, सी पार्ट की बात हो रही है. डिफाइन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, categorize the various type of price elasticity of demand and illustrate each type with the help of suitable diagrams. ठीक है जी. डिमांड क्या होता है ये आप लोगों ने अभी तक पढ़ लिया होगा. लॉ ऑफ डिमांड क्या होती है, कैसे प्राइस और डिमांड एक दूसरे के साथ चलते हैं, उनका रिलेशनशिप कैसा होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है. और प्राइस इलास्टिसिटी क्या है कि कैसे जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो रिस्पॉन्ड कर रही है टू द फ्लक्चुएशन इन द चेंज ऑफ प्राइस. Price elasticity of demand is the degree of responsiveness of quantity demanded of a good to a change in its price. इसको हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. प्राइस और डिमांड का जो रिलेशन है दैट इज इनवर्स रिलेशनशिप. इट इज इनवर्स रिलेशनशिप. यस और नो? आई होप आप सबने ये पढ़ाई कर चुके हैं अभी तक आप, तभी आप सैंपल पेपर्स पढ़ने आए हैं. तो आपको बेसिक कंसेप्ट्स पता होंगे, डिमांड, प्राइस क्या होता है, फैक्टर्स क्या होते हैं. ये रिविजन होनी चाहिए आपकी स्टूडेंट्स. अगर आप अभी यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, देन थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है. उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू कैन गो टू CS Ninja ऐप. आप वहाँ पर कोर्स को बाय करके पूरे कंसेप्ट की क्लैरिटीज ले सकते हैं. ठीक है. अभी भी देर नहीं हुई है. यू कैन गो एंड ऑप्ट फॉर दैट कोर्स. ठीक है जी. लेट्स स्टार्ट. हमने डेफिनेशन को पढ़ा. अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी. देखिए, जो आपका कर्व ऑफ डिमांड है ना, वो डिपेंड करता है हाउ यू आर रिएक्टिंग टू द प्राइस. विल इट बी स्टीपर और विल इट बी फ्लैटर? Will it be steeper or will it be flatter? That depends on how the demand is reacting towards the price fluctuation. ठीक है जी. Let's see. The exact extent of responsiveness of demand with change in the price is not always the same. The demand for a product can be elastic
or inelastic depending on the rate of change in demand with respect to change in the price of product. इलास्टिक इनइलास्टिक क्या होता है, मैं बताती हूँ। देखिए, अगर आपको इलास्टिक इनइलास्टिक पता चल गया तो ये 5 पॉइंट्स को याद करना आपके लिए कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है। इलास्टिक का मतलब होता है जो ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसका प्राइस फ्लक्चुएट हुआ, ज़्यादा हो गया और आप कह रहे हो कि ये हम आगे फ्यूचर भी ले सकते हैं, इसकी अभी हमें प्रेज़ेंट इतनी ज़रूरत नहीं है। जिसकी आप बाइंग पोस्टपोन कर सको, उसको हम इलास्टिक इलास्टिक बोलते हैं। उस प्रोडक्ट की डिमांड को हम बोलते हैं इट इज़ हायरली इट इज़ मोर इलास्टिक इन नेचर। व्हेयरएज़ कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको इंस्टेंट चाहिए, यू कैन नॉट लिव विदाउट इट, यू कांट पोस्टपोन इट्स बाइंग, उसको हम बोलते हैं इनइलास्टिक इन नेचर। आपको कोई दवाई है, लाइफ सेविंग दवाई है, अगर आपने अभी नहीं ली तो आप मर जाओगे, ठीक है जी? यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव। तो उस टाइम पे प्राइस आपके लिए मैटर नहीं करेगा बिकॉज़ दैट इज़ लाइफ सेविंग थिंग फॉर यू। तो उस चीज़ टाइम पे आप क्या करेंगे, आप कहेंगे इवन इफ इट्स ऑफ 1 लाख, एक गोली 1 लाख रुपए की भी है तो मुझे चाहिए। आई विल अरेंज द फंड्स फॉर इट। ठीक है जी? उसको बोलते हैं हम इनइलास्टिक, जिसकी पोस्टपोनमेंट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाए, ऐसी चीज़ को हम उस प्रोडक्ट की डिमांड को हम बोलते हैं इनइलास्टिक। ठीक है जी? अब 5 टाइप की प्राइस इलास्टिसिटी होती है: परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक और यूनिटरी। ई ई का फॉर्मूला होता है, ठीक है जी? लेट्स सी, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड क्या होता है? जब डिमांड इन्फिनिटली चेंज करती है विद अ स्मॉल चेंज इन प्राइस। हल्का सा प्राइस चेंज हुआ और लोगों ने उसको या तो बहुत ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया या बहुत कम करना शुरू कर दिया। कंज्यूमर थोड़े से प्राइस चेंज होते ही उन्होंने क्या किया, अब हम सामान खरीदेंगे नहीं, या फिर उन्होंने, ठीक है जी, अनलिमिटेड क्वांटिटी बाय करना शुरू कर दिया अगर प्राइस कम हो गया तो। ऐसा कुछ कम्युनिटी जो होता है उसको हम बोलते हैं, उसकी डिमांड को परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। वीट का एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि अगर मान लो 10 रुपए थी, अब वो 12 रुपए होगी तो लोग सोचेंगे कि चावल खरीद लेते हैं। ठीक है जी? उल्टा लिख दिया, वेट अ मिनट। ठीक है जी? बढ़ गई, वो कहते हैं लेट्स स्विच टू आइडेंटिकल गुड्स, हम रोटी की जगह चावल भी तो खा सकते हैं। ठीक है, इंडियन मार्केट में रोटी चावल इक्विवेलेंट पे रखे जाते हैं, वेयर एज वो 10 से हो गया 8 पे। अरे भाई, रोटी तो बहुत अच्छी होती है, उसमें तो सारे गुण होते हैं, लेट्स ईट वीट। दैट्स हाउ यू साइकोलॉजिकल ऑल्सो चेंज व्हेन द प्राइस चेंजेस। उसको हम कहते हैं परफेक्टली ना इलास्टिक डिमांड। इसका डायग्राम होता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है जी? प्राइस में हल्की फ्लक्चुएशन से भी जब भारी मात्रा में क्वांटिटी अफेक्ट होती है तो हम उसको कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है जी? दिस इज द डायग्राम, यू कैन कॉपी इट, यू कैन राइट इट डाउन इन योर नोटबुक्स। सेकंड आता है हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। जब डिमांड में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, चाहे प्राइस कितना भी बढ़े कितना भी घटे, फर्क नहीं पड़ता, हम तो बाय करना है, हमें हम करेंगे। उसको हम कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। जैसे कि एग्जाम्पल है लाइफ सेविंग मेडिसिन लाइक इंसुलिन। जिसको डायबिटीज है उसको इंसुलिन चाहिए ही चाहिए रोज का, तो ही और शी विल बाय इट नो मैटर व्हाट। ठीक है जी? उसका डायग्राम वर्टिकल इन नेचर होता है। ठीक है जी? लेट्स सी थर्ड पॉइंट, रिलेटिवली इन रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। जहां पे मैं आपको स्टीपर और फ्लैटर की बात कर रही थी, ये पॉइंट्स के अंदर वो पॉइंट्स कवर होंगे। लेट्स सी, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड क्या होता है? डिमांड चेंजेस मोर देन द चेंज इन प्राइस। जब आपकी डिमांड आपके प्राइस से चेंज ज्यादा हो रही है, देखिए प्राइस तो सिर्फ 10 यूनिट बढ़ा, लेकिन जो डिमांड है वो कितनी बढ़ गई, वो कितनी हो गई फ्लक्चुएट, 50 का डिफरेंशिएशन आ जाए। जब डिमांड ज्यादा अफेक्ट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। अ स्मॉल प्राइस चेंज लीड्स टू अ लार्ज चेंज इन क्वांटिटी। लग्जरी वॉचेस,
अब कोई जो आप अफोर्ड कर पा रहे थे 500 रुपए में, अब वो हो गई है 15,000 की। विल यू बी एबल टू अफोर्ड इट? You won't be able to afford it. Obviously, the demand will differentiate. Change in price leads to bigger change in the demand. Elastic demand हो गई। ठीक है जी। फिर आता है relatively inelastic. Demand changes less than the change in price. ये देखिए यहाँ पर 8 यूनिट का डिफरेंस आया है, यहाँ पे 4 यूनिट्स का डिफरेंस आया है। ठीक है जी। प्राइस लीड्स टू स्मॉलर चेंज, परसेंटेज चेंज इन डिमांड। सॉल्ट है, राइस है, ये जरूरत है, बेसिक नीड्स हैं आपकी, तो ये आपको चाहिए ही चाहिए, नो मैटर हाउ मच द प्राइस इज फ्लक्चुएटिंग। तो ये रिलेटिवली इनइलास्टिक है। ठीक है जी। यूनिटरी का मतलब होता है जब दोनों में सेम डिफरेंशिएशन आए। जब दोनों में सेम डिफरेंशिएशन आए तो हम उसको कहते हैं यूनिटरी इन इलास्टिक डिमांड। हम यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होना, हम प्राइस और डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड का जो है डिफरेंस को हम यहाँ मेजर कर रहे हैं। ठीक है जी। यहाँ हम इन दोनों को देख रहे हैं। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड की भी बात हो गई है। कंक्लूजन क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हेल्प्स बिजनेसेस अंडरस्टैंड कंज्यूमर बिहेवियर एंड मेक बेटर प्राइसिंग डिसीजंस। कंज्यूमर्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं प्राइसेस को, उसके बेसिस पे ही बिजनेस चलेगा ना, उसके बेसिस पे ही लोग अपने प्राइस को ज्यादा कम करेंगे। इसलिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझना बहुत जरूरी है। लेट्स रिवाइज, हमने क्या पढ़ा? प्राइस इलास्टिसिटी क्या है? The responsiveness of quantity demanded to the change in its price of the product. There are 5 types of price elasticity. What are those? Perfectly inelastic, perfectly elastic, relatively elastic and unitary elastic. ठीक है जी, ये मुट्ठी बन गई है, याद रखेंगे आप। Let's start with the next question. एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही मैंने आपको हल्का से एक्सप्लेन किया था। अब हम उसको थॉरली पढ़ते हैं। हाउ डज ईच टाइप serve a distinct and specialized purpose within the financial system of an economy? ये भी क्वेश्चन जो है वो आपके चैप्टर नंबर 4 से आया है। चैप्टर नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप सीएस एग्जीक्यूटिव का पेपर भी अटेम्प्ट करेंगे तो आपको ये चीजें वापस से समझनी पड़ेंगी। और ये जो यहाँ पे बहुत क्रिस्प दे रखी हैं, वहां पर डिटेल्ड एक एक चैप्टर में भी कन्वर्ट हो रही हैं। ठीक है जी। लेट्स सी, फाइनेंशियल मार्केट क्या है? जहां एक सेवर और बोरोअर आकर के मिल रहे हैं, उसको हम फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। हमारे घर की जो महिलाएं होती हैं, जो हमारी मदर्स हैं, वो क्या करती हैं? वो पैसे सेव करती रहती हैं। फिर मोदी जी क्या करते हैं? नोटबंदी करवा देते हैं, तो वो क्या होता है? उनके पैसे बाहर निकल जाते हैं। ठीक है जी। लेट्स लेट्स फोकस ऑन द टॉपिक। तो वो सेवर्स हैं, हमारी जो मदर्स हैं, दे आर द सेवर्स। नाउ दे वांट टू इन्वेस्ट इन द गोल्ड। ठीक है कि मैं ये पैसा इकट्ठा करके अपने लिए ज्वेलरी बनवाऊंगी। दे वांट टू इन्वेस्ट इन समथिंग मनी, कि भाई हम और ये मैं पैसे अपने ब्रदर को दे देती हूँ, लोन दे देती हूँ, वो मुझे इंटरेस्ट के साथ रिटर्न कर देगा। मनी मार्केट। ठीक है जी। मैं किसी इंस्ट्रूमेंट में, इफ शी इज वेरी गुड विद द कॉमर्स बैकग्राउंड, शी नोज हाउ शेयर्स एंड डिबेंचर्स वर्क, वो कहती है कि मैं तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूंगी। कैपिटल मार्केट। ठीक है जी। कॉमोडिटी मार्केट हो गया। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जब आप करेंसीज का डिफरेंशिएशन, जब आप करेंसीज में खेलते हैं कि आपने अपना आईएनआर दे करके आपने किसी का दिरहम ले लिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फॉरेक्स एक्सचेंज मार्केट। ठीक है। क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइंस बहुत बीच में आए थे, उनके बारे में क्रिप्टो करेंसी मार्केट होती हैं। जो ये आप डिजिटल करेंसीज बाय करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रिप्टो करेंसीज। ठीक है जी। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की स्पॉट मार्केट, जहां पर बहुत इमीडिएट ट्रांजैक्शंस होती हैं, बहुत फटाफट होती हैं, उनको हम बोलते हैं डिलीव स्पॉट मार्केट्स। इंस्टेंट लिक्विडिटी जहां होती है। इंटर बैंक लेंडिंग मार्केट, एक बैंक ने क्या किया जी, बहुत सारे डिपॉजिट्स ले लिए, लेकिन अब वो वापस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसने लोन उससे ज्यादा दे दिया। तो वो कह रहा है दूसरे बैंक को कि प्लीज मुझे थोड़े से पैसे दे दो, मुझे इन लोगों का इनके इंटरेस्ट लौटाने हैं। तो जब एक मार्केट में बैंक्स बोरो एंड लेंड शॉर्ट टर्म फंड्स अमंग देमसेल्व्स टू मैनेज लिक्विडिटी, इंश्योर स्टेबिलिटी, उसको हम बोलते हैं इंटर बैंक लेंडिंग मार्केट।
ठीक है जी, हमने वेरियस टाइप्स ऑफ देखे। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, इसके अंदर 4 टाइप्स के आते हैं। कौन-कौन से आते हैं? आप ये डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है जी, इसको डेरिवेटिव्स मार्केट बोलते हैं, फ्यूचर, स्वैप ये सब आता है इसके अंदर। मनी मार्केट कहाँ है? यहाँ पे ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स दैट यू कैन इशू, यू कैन रेज, एंड आप मनी मार्केट में अपनी मनी को मोबिलाइज कर सकते हैं। कमोडिटी मार्केट में हमने गोल्ड की बात करी, तो जब सॉफ्ट कमोडिटीज की बात कर रहे हैं तो व्हीट राइस आती है। जब हम हार्ड कमोडिटीज की बात करते हैं तो गोल्ड, क्रूड ऑयल, इन सब के बारे में बात करते हैं। ट्रांजैक्शन अबाउट शेयर्स एंड बॉन्ड्स जब कर रहे हैं आप, तो उसको कैपिटल मार्केट के अंतर्गत कहा जाता है। ठीक है जी, इसे हम कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट। देखिए फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है उसकी डिटेल में समझने के लिए, आई एम अगेन रिपीटिंग, यू हैव टू गो टू द कोर्स, यू हैव टू हैव अ डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीथिंग। बट हम यहाँ पर हम ऊपर ऊपर से फिर भी नहीं कर रहे हैं। आई एम ट्राइंग टू गिव यू द एंटायर कॉन्सेप्ट बिहाइंड एवरीथिंग, आई एम ट्राइंग टू गिव यू द रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स, बट you have to cover all the points over here, whereas हम वहाँ पर in this course हम एक lecture जो है वो एक दो topics पे dedicate कर रहे हैं। यहाँ पे आप पूरा course पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, let's see. Financial markets refers to an organized framework where buyers and sellers trade financial assets such as shares, bonds, currencies, commodities, and derivatives. These markets facilitate investments and financing by enabling the issuance, ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। आपने अपने पापा मम्मी को सुना होगा कि आज इसका शेयर का रेट बढ़ गया, आज इसका घट गया, ओ आज तो बहुत लॉस हो गया। ये सारा स्टॉक मार्केट का काम है। ठीक है जी, इसे एक फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट के अंदर कहा जाता है। हमने एनएससी, बीएससी, ये सारी चीजें भी आपने पढ़ी हैं। ठीक है जी, दीज आर द टू प्रोमिनेंट वंस इन द कैपिटल मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने फाइनेंशियल मार्केट्स को कवर किया, हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को कवर किया, हमने क्या कवर किया, हमने पढ़ा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। ठीक है जी, हमने ये सारी चीजें हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4 को प्राइमरीली यहाँ पर कवर किया। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को कौन से चैप्टर में से आता है। लेट्स सी। Discovers the scope of economics and explain 5 of the major branches of economics. कौन सा चैप्टर है ये? चैप्टर नंबर 5, इंडियन इकोनॉमी से ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम देखें तो ये वैसे चैप्टर नंबर 1 का पार्ट है, लेकिन चैप्टर 5 और 1 को इंटर रिलेट करके पढ़ोगे अगर आप, तो आपको ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। ये मैंने अपने कोर्स के अंदर भी आपको समझाया है। इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स को क्यों पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स का क्या फायदा है, ये पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में। देखिए, जब आपको अंडरस्टैंड करना है, आपको एक बिजनेस चलाना है, आप कंपनी सेक्रेटरी के लिए एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको एडवाइस करना है अपनी कंपनी को, अपने मेन पर्सन को। वहां पे यू आर अ की मैनेजरियल पोजीशन पे आप स्टैंड करेंगे एज अ कंपनी सेक्रेटरी। आपको लीगल गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सारी चीज़ों को मैनेज करना है। तो आपको बताना है कि सर इस चीज़ में इन्वेस्ट करो, इसका फायदा है, सर इस चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करो क्योंकि इसमें घाटा है। ठीक है जी, सर इस चीज की प्रोडक्शन बहुत चल रही है, इस चीज की कंजम्पशन बहुत हो रही है मार्केट में, डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे करना चाहिए ताकि हमारे को ज्यादा प्रॉफिट्स अवेल कर सकें हम। इन सारी चीजों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए और उस पे आप एडवाइस करने के लिए एज ए कंपनी सेक्रेटरी, आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट पे ग्रिप होना बहुत जरूरी है। और उसी के लिए वही स्कोप है इकोनॉमिक्स का। द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स इज वेरी वाइड and continuously expanding. Earlier, it focused only on production, consumption, and exchange, but now it is also studies efficient use of resources, economic welfare, sustainable development, and various socio-economic issues. देखिए, पानी एक गिलास ही है, लेकिन उसको कैसे यूज करना है कि सबकी जरूरतें पूरी हो जाएं, उसी को कहते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है जी, हाउ एफिशिएंटली यू आर allocating the limited resources, that is what economics is all about। ठीक है जी, what is economics? Economics is the study between the usage of limited scarce resources and allocating them in a efficient manner, that is what economics is। ठीक है जी, इकोनॉमिक्स इज यूज्ड इन एरियाज लाइक क्लाइमेट चेंज, हेल्थ केयर, पॉवर्टी रिडक्शन। आप देखेंगे इकोनॉमिस्ट हर जगह जुड़े हुए हैं। क्यों?
क्योंकि वही तो बताएँगे ना कि कहाँ पे कैसे इन्वेस्ट करना है, कि जो इरेडिकेशन करनी है पॉवर्टी की कैसे होगी, हेल्थ केयर में कैसे जाना है, गवर्नमेंट बजट कैसे करना है। यूनिट नंबर 3 जो है आपका यूनियन बजट, वो क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बजटिंग की बात करता है, टैक्सेशन की बात करता है। तो रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, ये सारी चीज़ों को समझने के लिए इकोनॉमिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, इट इज़ वेरी वाइड इन नेचर। व्हाट आर द 5 ब्रांचेस? देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स सबसे ज़्यादा मेन ब्रांचेस कही जाती हैं। जब मैं बात कर रही हूँ, ये हमारा इंडिया है, एग्जाम्पल लेते हैं कि दिस इज़ योर इंडिया, द एंटायर नेशन, and this is my house, this is your house, and this is your friend's house, this is my friend's house। इस इंडिया के अंदर हम ये 4 हाउस होल्ड्स को लेते हैं। जब हम इस पर्टिकुलर एक हाउस होल्ड की अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं कि वो कैसे पैसा कमा रहे हैं, हाउ द इनकम इन देयर हाउस इज कमिंग, ठीक है जी, हाउ दे आर डूइंग एक्सपेंडिचर, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? एक सिंगल हाउस होल्ड की बात हो रही है। एक सिंगल हाउसहोल्ड की यहाँ पर बात हो रही है। जब आप एक सिंगल हाउस होल्ड के डायनामिक्स को समझने की कोशिश करते हैं तो उसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। वेयरएज जब आप पूरे नेशन जब आप पूरे नेशन के एक्सपेंडिचर इनकम को समझने की कोशिश करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये हैं 2 मेन ब्रांचेस, उसके आगे हम 3 और ब्रांचेस पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपसे कोई बोलता है इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस बताओ, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आनी चाहिए माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है जी? एम आई क्लियर और एम आई क्लियर? लेट्स सी। Microeconomics, it studies individual units such as consumer, household और firm। जब हम सिंगल की बात कर रहे हैं, it focuses on price determination, demand, supply, resource allocation at a very small level। ठीक है जी? It helps in understanding how individual decisions affect market income। मैं कैसे पैसे खर्च कर रही हूँ वो सोसाइटी पे, पूरी इकोनॉमी पे, इंडियन इकोनॉमी पे कैसे अफेक्ट हो रहा है, जब उसको आप अंडरस्टैंड कर लोगे तो आप पूरी इकोनॉमी को, पूरे मैक्रो लेवल को भी अंडरस्टैंड कर पाओगे। Macroeconomics, it studies the economy as a whole using aggregates like national income। ये आपने पढ़ा है, कौन से चैप्टर में पढ़ा है? चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ा है। ठीक है जी? इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ा है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ओवरऑल ग्रोथ क्या होता है। ये जो बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं, ये जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, हम इसको कवर करते हैं अंडर द मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो, माइक्रो, मैक्रो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो मैक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। उसी प्रकार से माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है। ठीक है जी? इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, क्या बात करी थी हमने थोड़ी देर पहले? फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बाहर के लोगों के साथ compete करेंगे। तो जब आप इंटरनेशनल लेवल पे कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो हम उसको इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। It deals with economic relations between countries, including international trade, balance of payments, and foreign exchange rates। फॉरेक्स मार्केट के बारे में हमने पढ़ा पीछे, तो वो भी इसके अंदर ही आता है। It explains how countries benefit from global trade and cooperation। ठीक है जी? फिर आता है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस क्या होता है मैम? जब हम यूनियन बजट की बात करते हैं तो वो पब्लिक फाइनेंस के अंदर आता है। कैसे टैक्सेशन है, कैसे एक्सपेंडिचर हो रहा है पब्लिक का, वो सारा कुछ हम पढ़ते हैं पब्लिक फाइनेंस के अंदर। फिर आता है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। क्या होता है? जब आप पॉवर्टी रिडक्शन को पढ़ रहे हैं, जब आप पढ़ रहे हैं कि कैसे ग्रोथ, कैसे इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कैसे डेवलपमेंट हो रही है,
इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, उस स्टैटिस्टिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए जो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स बनाई गई है उसको कहते हैं डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। तो देर आर 5 टाइप ऑफ मेजर 5 ब्रांचेस दैट आर माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। ठीक है जी। देखिए, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, फिर आपका जो बॉडी है ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द आंसर वो होना चाहिए, और फिर आपका कंक्लूजन होना चाहिए। आपकी प्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंस रखेगी जब आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे, चाहे सी सेट का, फिर सी एस एग्जीक्यूटिव का, सी एस प्रोफेशनल का। इन एवरी एग्जाम योर प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर रियली मैटर्स, योर हैंड राइटिंग ऑल्सो मैटर्स, बिकॉज एग्जामिनर को बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे पेपर चेक करने हैं। तो अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, उसको समझ में आ रहा है, अदरवाइज ही हैज टू और शी हैज टू फोकस। तो वो आपको उसको उस दुविधा में नहीं डालना है, हैंड राइटिंग अच्छी कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट कहता है स्ट्रक्चर कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में बताइए, इसके कोर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताइए। ये कौन से चैप्टर में से है? चैप्टर नंबर 1 के बारे में है। फॉर्म्स ऑफ मार्केट के बारे में फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में पूछा गया है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। मिश्रण जो है कैपिटल और सोशलिस्ट का, उसे हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। ऐसी इकोनॉमी जहां स्टेट इंटरवीन करती है लेकिन एक लेवल तक, जहां पे प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है लेकिन एक लेवल तक, उसको हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। और बेस्ट एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमीज आर ओन ब्यूटीफुल कंट्री इंडिया। A mixed economy is an economic system in which both the private sector and the public sector coexist. It aims to combine the advantages of both systems while avoiding their disadvantages. There is no fixed proportion of public and private participation. It varies from country to country. कोई ये नहीं है कि 50-50 चलेगा, कभी 60-40 भी हो सकता है, कभी 70-30 भी हो सकता है, कभी 40-60 भी हो सकता है। मिक्स्ड इकोनॉमी का यही कोर कैरेक्टरिस्टिक है। स्ट्रक्चर कॉम्पोजिशन क्या है कि यहाँ पे फ्लेक्सिबल मैनर में ऑर्गेनाइज हैं सारे सेक्टर्स। ठीक है जी। दे आर लेफ्ट टू द फ्री मार्केट मैकेनिज्म वेयर प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, in some sectors, the market is regulated by the government to prevent exploitation and ensure social welfare. In essential, the strategic sectors where market failure exists, the government takes full control through public sector enterprises, deciding production, pricing and distribution. जहाँ पे गवर्नमेंट को लग रहा है कि जी मार्केट फेलियर हो सकता है, ये हम पूरा पूरा प्राइवेटाइजेशन नहीं कर सकते हैं, वहां पे वो अपना कंट्रोल ले लेती है। At the same time, private sector operates freely in competitive and profit-oriented areas. Thus, economic activities are divided between the public and private. इसकी ब्यूटी ही यही है मिक्स्ड इकोनॉमी की कि यहाँ पर डेलीगेशन हो रखा है, किसी की भी एक की क्या नहीं है, मोनोपोली नहीं है। ठीक है जी। कोर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? A key feature of mixed economy is the coexistence of public and private ownership. ठीक है जी। द गवर्नमेंट इंटरवेन्स व्हेनेवर फ्री मार्केट लीड्स टू इनइक्वालिटी, क्योंकि हम वेलफेयर स्टेट हैं, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ सेज। ठीक है जी। Essential services like education, healthcare, and transport are often provided by the state, either free or at subsidized rates, to promote equal opportunities. Third point, another important characteristics is reducing income and wealth inequality. फिर आगे से बात आती है कि हम वेलफेयर वेलफेयर अप्रोच वाली कंट्री हैं। ठीक है जी। ये है मिक्स्ड इकोनॉमी की क्वालिटीज। अब मिक्स्ड इकोनॉमी का क्वेश्चन आया है, लेकिन आपको सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट को भी याद कर लेना है, क्योंकि इन्होंने सैम्पल पेपर में ये डाला है। लेकिन आज क्यों अबाउट द डिफरेंशिएशन बिटवीन 3 ऑफ देम, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कैपिटलिस्ट जहाँ पे नो स्टेट इंटरवेंशन है, सोशलिस्ट जहाँ पे स्टेट इंटरवेंशन है, मिक्स्ड जहाँ पे दोनों का अमेलगमेशन है। ठीक है जी। फिर आता है आपका सी पॉइंट। दिस इज योर सी पॉइंट।
फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन का सी पॉइंट, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 5 एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन यूनियन बजट। यूनिट नंबर 3 से ये क्वेश्चन पूछा गया है। लेट्स सी यूनियन बजट क्या होता है स्टूडेंट। हमने इसके अंदर, जब आप सी एस निंजा ऐप पे हमारे कोर्स को अवेल करते हैं, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, आर्टिकल 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसको डिटेल में बताया गया है। ठीक है जी। यूनियन बजट के लिए वो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। यूनियन बजट एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जहाँ पे गवर्नमेंट क्या कह रही है, आउटलाइन कर रही है कि कैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम पूरे साल में करेंगे, कमिंग ईयर में करेंगे। कमिंग ईयर का मतलब यहाँ पे क्या है, फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है ये मैंने आपको लेक्चर्स के अंदर सारा बता रखा है। ठीक है जी। की एस्पेक्ट क्या है यूनियन बजट के, बजट स्पीच कौन देता है, फाइनेंशियल मिनिस्टर। हमारी अभी कौन है बताइए, निर्मला सीतारमन। रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर कैसे, कौन सी जगह पे खर्च किया जाएगा, कौन सी पे एक्सपेंडिचर किया जाएगा डेवलपमेंट के लिए, ये आपका बजट बताता है। कैसे टैक्सेस को मैनेज किया जाएगा, कौन से टैक्सेस लगेंगे कौन से नहीं लगेंगे, ये बताया जाता है। फिस्कल डेफिसिट, आपके रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का गैप जो है, कि ज्यादा तो नहीं खर्चा कर दिया, 2,000 रुपए थे और 2500 खर्चा कर दिया, तो क्या होगा, वो आपका फिस्कल डेफिसिट। तो जो गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट होता है, कि जो टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट है उसके बीच का जो गैप है, उसको हम फिस्कल डेफिसिट के नाम, उसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। टैक्सेशन, भांति भांति के टैक्सेस हैं। जीएसटी जब आया तो बहुत सारे टैक्सेस को खत्म कर दिया गया। उन सारी चीजों में क्या चेंजेस आएंगे, कैसे कौन सा टैक्स लगेगा। अगर हम प्रेजेंट फाइनेंशियल यूनियन बजट की बात करें, तो उसके अंदर क्या किया गया है कि 12.5 लाख से 12 लाख एनुअल इनकम से जो भी नीचे फॉल करता है उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो दैट इज द चेंज इन द टैक्स। ठीक है जी। सेक्टोरल एलोकेशन, कि हम कौन से सेक्टर पे ज्यादा इस बारी एक्सपेंडिचर करेंगे, हेल्थ केयर पे करेंगे, एजुकेशन पे करेंगे, एग्रीकल्चर पे करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग पे करेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सारी चीजें आपका यूनियन बजट बताता है। ठीक है जी। सो Union budget is a financial document that guides government spending, revenue collection, and overall economic development of the country. Am I clear or am I clear to all of you? अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 कि फाइन IFCA, ए पॉइंट आपका क्या है, IFC क्या होता है। इसको समझने के लिए आपको पूरा एक लेक्चर लगता है स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे मैं शॉर्ट में समझा रही हूँ। देखिए एसईवीज क्या होती हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जहां पर एक ऐसी जगह बनाई गई बाय द गवर्नमेंट जहां पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट किया गया। कैसे, टैक्सेशन को कर दिया गया लिबरलाइज, जहां पर रिसोर्सेज को कर दिया गया अवेलेबिलिटी को इंक्रीज। ऐसे जोन्स को कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। वैसा एक जोन बनाया गया गिफ्ट सिटी गांधीनगर के अंदर। अब इसको रेगुलेट करने की बहुत सारी बॉडीज थी, आरबीआई थी, सेबी थी, आईआरडीएआई थी, पीएफआरडीए है, ये सारी चीजें थी। तो अभी अलग अलग थी तो कंफ्यूजन हो रही थी, तो हमने बोला हम एक सेंटर बनाएंगे जो ग्लोबल लेवल के जो फाइनेंशियल सेंटर्स हैं उनको compete कर सके। और हमने बना दिया इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर को, a special financial jurisdiction that provides global financial services in foreign currency under a liberal regulatory frame. उसे कहा गया था इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हम ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटिटिव हो सके। ठीक है जी। प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारा इंक्रीज हो सके। हम इंडियन की जो इंडिया है उसकी ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रेशन को स्ट्रेंथन कर सके। दैट वाज द गोल ऑफ मेकिंग IFSC। बिजनेस एडवांटेजेस क्या होंगी, एक रूफ के अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है जी। आपकी कंप्लाइंस इजियर हो जाएगी, यूनिफाइड रेगुलेटर हो गया। ठीक है जी। दैट इज द फायदा ऑफ बिजनेस एडवांटेजेस ऑफ IFSC। ठीक है जी। दैट
means IFSI is serves as a global financial platform within India that promotes international investment, financial innovation, and economic growth while offering significant regulatory and operational advantages to the business. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेजर फैक्टर्स जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ कमोडिटी को अफेक्ट करते हैं. फैक्टर्स डिटर्मिनेंट्स के बारे में पूछा गया है यहाँ पे. सप्लाई क्या होता है? जो भी चीज है, आप प्रोडक्शन कैसे करनी है ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइस फ्लक्चुएशन इन द मार्केट, उसको हम सप्लाई बोलते हैं, है ना. सप्लाई और प्राइस प्राइस का क्या रिलेशन होता है? पॉजिटिव रिलेशन होता है. तो यहाँ पे क्या फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं? कोई प्राइस की कमोडिटी जो है, प्राइस राइज हुआ, सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, है ना. अगर मान लीजिए आपका पैराशूट का जो कोकोनट ऑयल है, अगर वो सपोजिटली 10 रुपए का था, लेकिन अब अगर वो 12 रुपए का है, तो सप्लायर तो बढ़ा देगा ना अपनी सप्लाई, क्योंकि उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा. तो प्राइस ऑफ कमोडिटी इज द फर्स्ट फैक्टर, फर्स्ट डिटर्मिनेंट दैट चेंजेस द सप्लाई. सेकंड पॉइंट, एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस चेंजेस. अगर सप्लायर को लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ सकता है, तो वो क्या करेगा? अभी अपनी सप्लाई रोक देगा, फ्यूचर में बढ़ा देगा. अगर उसको लगता है फ्यूचर में तो कम होने वाला है, तो अभी बेचेगा कि डिस्काउंट दे देगा, 2+2 बाय 1 गेट 1 फ्री, और वो खत्म करेगा अपना स्टॉक. अगर उसको लगता है कि अभी तो बढ़ने वाला है, तो वो कहेगा इसके ऊपर तो जी जो 100 रुपए का बिक रहा था अभी अभी 110 का है, क्योंकि हम तो प्रीमियम क्वालिटी लेकर के आ रहे हैं. ठीक है जी. डिफरेंशिएशन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अगर उसके जो पैसे लग रहे हैं उस चीज को बनाने में, प्रोड्यूस करने में, वो ज्यादा है, तो वो प्राइस को भी बढ़ा देगा. ठीक है. When production cost increase, supply decreases at the same price level, making supply less elastic. On the other hand, lower production cost increase supply. जितनी कम प्रोडक्शन की कॉस्ट है, वो तो कहेगा उतनी सप्लाई करो ना. अगर उसको वेजर्स उसको अगर वेजर्स नहीं सॉरी उसको अगर लेबर्स कम रेट पे मिल रहे हैं, तो वो कहेगा कि एक दिन में 400 यूनिट्स निकल रही हैं, निकलो, मुझे क्या है. अगर यही उसको लेबर महंगे मिल रहे हैं कि भाई एक दिन में 200 निकल रही हैं, तो उसकी सप्लाई कम हो जाएगी ना ऑब्वियसली. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. नेचर ऑफ कमोडिटी एंड रिसोर्सेस. कैसे काइंड ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्ट्स को वो प्रोड्यूस कर रहा है, वो भी डिपेंड करते हैं. पैरिशेबल गुड्स हैं या नॉन पैरिशेबल. पैरिशेबल कौन से होते हैं? जिनकी ड्यूरेबिलिटी नहीं होती है. मिल्क हो गया, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, या पेरिशेबल गुड्स. टाइम पीरियड. जो चीज supplies more elastic in the long run because producers get enough time to adjust the production. ठीक है जी. टाइम लगता है ना किसी भी चीज को बनने में. तो these are the factors that affect the supply of any product in the market. फिर आता है आपका व्हाट इज मेंट बाय नेशनल इनकम. कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 2 के अंदर इसको बात करी गई है. जब हम फैक्टर कॉस्ट को और जो भी गुड्स और प्रोडक्ट्स हमने बनाए हैं, उनकी वैल्यू को टोटल करते हैं, टोटालिटी में जब हम उनको काउंट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम. इन फ्रंट ऑफ यू पढ़ के देखिए क्या लिखा हुआ है. ये लिखा है ना. ठीक है जी. डिस्कस द वेरियस मेथड्स अडॉप्टेड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमी इन एन इकोनॉमी विद सूटेबल एग्जाम्पल्स. 3 टाइप के होते हैं: प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड. इन तीनों का कंक्लूजन सेम तरीके से आता है, लेकिन इनका जो कैलकुलेशन का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है. कौन याद कर रहा है मुझे? ओके. इन दिस मेथड, प्रोडक्ट वैल्यू एडेड मेथड, आप ऐड कर रहे हो सारे प्रोडक्ट्स को सारे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के अंदर. कैसे पहले प्रोड्यूस किया फार्मर ने, फिर कैसे वो फैक्ट्री तक गया, फिर कैसे फैक्ट्री से वो रिटेलर के पास गया. ये सारी चीजों को जब आप काउंट करते हो, तो वो प्रोडक्ट वैल्यू एडेड मेथड के अंदर आता है. इनकम मेथड इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग ऑल द फैक्टर इनकम्स. जो जो पैसे दिए, लेबरर को पैसे दिए, इंडिविजुअल फर्म्स को पैसे दिए, ठीक है जी, फिर रिटेलर को पैसे दिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए पैसे दिए, वो सारी इनकम में आ जाएगा. एक्सपेंडिचर. जो आप एक्सपेंडिचर्स कर रहे हो, जो भी आपने सामान रॉ मटेरियल्स लेकर के आए, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर एक्सपेंडिचर. ट्रांसपोर्टेशन अगेन, ये
ओवरलैप कर सकते हैं सारे मेथड्स इन वन वे और अनदर। ठीक है, देयर आर 3 मेथड्स नेशनल इनकम को काउंट करने के लिए, प्रोडक्ट, एक्सपेंडिचर एंड इनकम मेथड। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का पॉइंट ए कहता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के बीच में डिफरेंस बताओ जी। फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही डेमो लेक्चर जो यूट्यूब पे अवेलेबल है उसमें भी हमने इसके बारे में बात करी है कि ये 3 सेक्टर्स क्या होते हैं। देखिए ये नींव है इकोनॉमी को समझने के लिए। अगर आपको ये नहीं पता कि प्राइवेट सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है, सेकेंडरी में क्या आता है, टर्शरी में क्या आता है, तो आपका बेस थोड़ा सा कमजोर कहलाया जा सकता है। प्राइमरी सेक्टर वो है जहां पर आप सरफेस ऑफ अर्थ से कुछ भी ले रहे हैं। ठीक है जी, हमारी भारत माता जो हमारी दे हमारी भूमि है उससे जब आप कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहे हो नेचुरल रिसोर्सेस को या वहां उगा रहे हो, तो हम उसको प्राइमरी सेक्टर में कहते हैं, इंक्लूड करते हैं। एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, ये सारे जो पार्ट्स हैं दीज आर पार्ट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर, जब रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करना है इनटू फाइन मटेरियल तो आप जाएंगे सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग होगी, कोई भी कॉटन अगर आपने बनाई, आपने ग्रो करी, अब उसको कपड़े में कन्वर्ट करना है, कौन करेगा? सेकेंडरी सेक्टर। अब इसको पहुंचाना भी तो है लोगों के पास, इसको लोग खरीदे भी तो सही, कपड़ा तो बन गया, सेल्समैन चाहिए आपको, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए आपको। ठीक है जी, उसको हमने ई कॉमर्स पे की, अमेजोन पे, मिंत्रा पे लोग खरीदते रहे, उसके लिए आपको लॉजिस्टिक्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है जी, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन्फ्लुएंसर्स को भी बोलना पड़ेगा कि हमारा सामान जो है प्रमोट करो। Tertiary sector, the services provided by human resources covered under tertiary sector is covered under tertiary sector. These are the three types of sectors in the economy. ठीक है जी, पॉइंट बी आता है एक्सप्लेन द कोर ऑब्जेक्टिव एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ द बजट। बजट की क्या इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके बारे में उन्होंने बोला। देखिए, रोड मैप के तरीके से काम करता है यूनियन बजट। हमें पता चलेगा कि गवर्नमेंट हमसे लिए हुए टैक्सेस को किस हिसाब से यूज कर रही है। ठीक है, इट गिव्स अस द insight of how the government's going to work for the next financial year. So that is the core objective of the union budget. कौन से सेक्टर्स में एलोकेशन हो रही है ये हमें समझ में आएगा। ठीक है, कौन सा रीजन जो है वो डेवलप हो रहा है, बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट को क्या छोड़ दिया गया या उसको इंक्लूड किया गया। ठीक है जी, एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ दिया गया, सिर्फ टर्शरी पे फोकस हो रहा है, ये सारी चीजें आपको यूनियन बजट को पढ़ के उसको समझ आती है। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है बजट की? अरे भाई, क्या बहुत सारी उसकी फायदे हैं, सिग्निफिकेंस हैं। देखिए, पहला सिग्निफिकेंस क्या है कि आपको इट इंश्योर्स कि कैसे इतनी बड़ी बड़ी चीजें, ओ माय गॉड, इतने भारी भारी शब्दों को कैसे मैनेज करेंगे, ये आपको यूनियन बजट के अंदर समझ में आता है। ठीक है जी, बजट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग द इकोनॉमिक डायरेक्शन ऑफ द कंट्री, क्योंकि वो तो है ही एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स से तो रिलेट करेगा ही। ठीक है जी, कैसे आप रिसोर्सेस को एफिशिएंटली एलोकेट करोगे, ये भी आपका यूनियन बजट आपको बताता है। ठीक है, कैसे फाइनेंशियल मार्केट्स इंपैक्ट होंगी, गोल्ड का रेट बढ़ेगा घटेगा, ब्ला ब्ला, ये सब चीजें। एम्प्लॉयमेंट लेवल कैसे अफेक्ट होगी, इन एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी ज़्यादा होगी, ये भी आपको यूनियन बजट से समझ में आता है कि क्या और वैकेंसीज आ रही हैं, क्या और कंपनीज को फंड्स मिल रहा है। ठीक है जी, क्या और कंपनीज हमारी यहाँ पर स्टार्टअप्स को क्या सब्सिडीज मिल रही हैं, क्या स्कीम्स हैं। इन सब चीज़ों से आपकी एम्प्लॉयमेंट लेवल्स का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी आप अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। That is the फायदा, that is the benefit of union budget, economic significance of the budget। देखिए, इकोनॉमिक्स में ना अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, ये बातें समझ में आ गई, आप इंडियन इकोनॉमी को काफी हद तक समझ गए हैं। टीचर्स बताते नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू द ट्रिक, इफ यू नो दीज थिंग्स यू नो द थ्योरी पार्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट ए इन इकोनॉमिक का खत्म हो जाएगा यहाँ पर। लेट्स सी। ठीक है जी,
रियल इनकम क्या होती है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, इसके ऊपर उन्होंने बोला आप समझाइए। देखिए, अब यहाँ पे जब आपने इनकम इकट्ठी करी, मैं आज एम्प्लॉई हूँ, मेरे को टैक्सेस भी देने हैं, ठीक है जी, मेरे को अपने एक्सपेंडिचर्स भी करने हैं, मेरा बहुत सारी कंपनी पैसे भी काटेगी पीएफ के नाम पे, ठीक है जी, और भी बहुत सारे टाइप के टैक्सेस होते हैं जो आप पढ़ेंगे। तो जब ये सारी चीजें खत्म होने के बाद हमारे पास जो परचेजिंग पावर रह जाती है आफ्टर द इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, उसको हम कहते हैं रियल इनकम। जो नेशनल इनकम रह जाती है, रियल इनकम रेफर्स टू द नेशनल इनकम एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ प्राइसेस ऑफ अ ब्रेस ईयर। परचेजिंग पावर जो रह गई उसको हम कह रहे हैं, जब हमने किन किन को चीज़ों को इन्फ्लेशन डिफ्लेशन इन सबको घटा दिया, तो जो बचा हमारे पास कंट्री के पास ऑन द नेशनल लेवल, उसको हम कहते हैं रियल इनकम। करंट ईयर इनटू बेस ईयर डिवाइडेड बाय करंट ईयर इंडेक्स। अब इसको समझने के लिए आपको पूरी क्लास लगानी पड़ेगी, हम यहाँ पे इसको पूरा कवर नहीं कर सकते, बट यू कैन गेट द आइडिया कि क्या रियल इनकम है। रियल इनकम इज आफ्टर रिमूविंग द डिफ्लेशन एंड इन्फ्लेशन ऑन द बेस ईयर, जो प्राइस है उसको हम रियल इनकम कहते हैं। एम आई क्लियर और एम आई क्लियर? पर कैपिटा इनकम जो है, एक एवरेज इनकम क्या है एक गिवन एरिया में इंसान की। मेरी सपोजिटली 1 लाख है, किसी की 50,000 है, किसी की 20,000 है। जब हम उसका एवरेज निकाल रहे हैं कि इस एरिया में लोग कितना स्पेंडिंग कर रहे हैं, लोगों को कितनी कमाई हो रही है, इनकम हो रही है इन अ स्पेसिफाइड एरिया, तो हम उसको पर कैपिटा इनकम कहते हैं, द एवरेज। ठीक है जी। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? डिस्पोजेबल इनकम जो है, दैट इज द अमाउंट दैट एन इंडिविजुअल और हाउस होल्ड हैज टू स्पेंड और सेव आफ्टर फेडरल, स्टेट एंड लोकल टैक्सेस एंड अदर। ये जब मेरा कट कुटा के जो मेरे हाथ में पैसे आए, ठीक है जी, उसको हम कहते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, सीएस। एग्जीक्यूटिव के अंदर आप लेबर कोड्स को पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा कि कितना सारा चेंजेस हुआ है लेबर कोड्स की वजह से। जो आपकी सीटीसी है वो कैसे चेंज हो गई है, वो लेबर कोड्स को पढ़ के आपको समझ में आएगा। जो नया सिस्टम शुरू हुआ है, डायनामिक्स को समझ पाएंगे। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम वही है जो अमाउंट एक इंडिविजुअल या हाउस होल्ड स्पेंड कर सकता है after giving all the kinds of taxes that are mandatory from him to be deducted। मेरे पास 40,000 की इनकम आती है पेपर्स पे, लेकिन टैक्सेस कट कटा के मेरे पास बचा 20,000 महीना। अब मैं उसको कैसे, वो जो मनी रह गई 20,000, उसको मैं डिस्पोजेबल इनकम कहूँगी। ठीक है जी। तो हमने पार्ट ए को कवर कर लिया है यहाँ पे स्टूडेंट्स। वी कवर्ड ऑलमोस्ट 11 to 12 क्वेश्चंस दैट वर इन द पार्ट ए। सेकेंड पार्ट को, पार्ट बी को आपको लेंगी वृंदा मैम। शी विल बी टेकिंग बिजनेस एनवायरनमेंट विद यू, शी विल टीचिंग यू। विद इन 5 minutes we will continue with the next